भारत के हेड ऑफ स्टेट और भारत की आर्मी के सुप्रीम कमांडर एक ऐसी पोस्ट पर बैठे व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और स्टेट्स के गवर्नर को भी अपॉइंट करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति की। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इंडिया के प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है, इनका इलेक्शन कैसे होता है, और अगर इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हो जाए कि इंडिया के प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाया जाना पड़े, यानी कि उन्हें रिमूव किया जाना पड़े, कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में कहें तो उन्हें इंपीच किया जाना पड़े, तो ये सारे की सारी प्रोसीजर्स किस तरीके से पार्लियामेंट फॉलो करता है, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो अगर हम लोग यहां पर सबसे पहले प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज ये होती है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही साथ जो मिनिमम एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए उन्हें क्वालिफाई होना चाहिए। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, इस चीज को समझने के लिए हमें लोकसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस को समझना पड़ेगा। यानी कि अगेन वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम एज लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से बैंकरप्ट या दिवालिया घोषित नहीं होने चाहिए, और वो मेंटली स्टेबल होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर कोई भी व्यक्ति भारत के प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ना चाहता है तो वो यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी भी तरीके की पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए गए थे तो उससे पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, और कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए वो भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, ना ही अपना नामांकन कर सकते थे इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की वजह से। और इसीलिए डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने पहले सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद नामांकन किया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। यानी इन क्वालिफिकेशंस को पूरा किए बिना हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस हमने पढ़ी वो थी आपकी पार्लियामेंट्री नॉन पार्लियामेंट्री क्वालिफिकेशंस। लेकिन इसके अलावा पार्लियामेंट्री क्वालिफिकेशंस भी होती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं और अभी जो क्वालिफिकेशंस हमने देखी, अगर वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन हम फुलफिल कर चुके हैं, इसके बावजूद मुझे कुछ पार्लियामेंट्री क्वालिफिकेशन फुलफिल करनी होगी। यानी कि लोकसभा के टोटल मेंबर्स के में से 100 मेंबर्स का मुझे रिटर्न सपोर्ट होना चाहिए, जिसमें से 50 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो मेरे नाम को प्रपोज करें, और 50 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो मेरे उस प्रपोजल को सपोर्ट करें। या फिर अगर मैं राज्यसभा के मेंबर से सपोर्ट मांगने जाता हूं तो 245 मेंबर्स में से एटलीस्ट 50 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो मेरे नाम का सपोर्ट करें, और इसके बाद ही मैं एक डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ मनी जमा करता हूं और इलेक्शन कमीशन के पास जाकर प्रेसिडेंट इलेक्शन का फॉर्म भरता हूं। जब ये दोनों क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट्री एंड नॉन पार्लियामेंट्री कंप्लीट होती है, उसके बाद ही मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लड़ सकता हूं। अब हम लोग यहां पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू उनका चुनाव होता है, यानी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इन द सेंस जब हम लोग पंचायत, नगरपालिका, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में खुद वोट देने जाते हैं और हम लोग भारत के नागरिक ईवीएम मशीन में जाकर बटन दबाकर वोट देते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में भारत के नागरिक वोट नहीं देते, लेकिन जो ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिन्हें हम एमपी, एमएलए यानी कि विधायक या सांसद कहते हैं, वो लोग वोट देते हैं। और यही जो लोग वोट देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, इन सभी लोगों को अगर एक ग्रुप में रखा जाए तभी वो कहलाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। और राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में सबसे पहले वो लोग आते हैं जो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, यानी 543 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, सारे के सारे इलेक्टेड हैं। उसके बाद राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि राज्यसभा में आपको 245 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स अगर आप राज्यसभा में देखें तो वो सिर्फ 233 होते हैं। इसके अलावा देश में जितनी भी राज्यों की विधानसभाएं हैं, उदाहरण के तौर पर हमारे देश में 28 राज्य हैं, यानी कि 28 विधानसभाओं के सारे इलेक्टेड मेंबर्स, और इसके अलावा 8 यूनियन टेरिटरीज में से 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसमें दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर आता है। वैसे तो जम्मू एंड कश्मीर
पुडुचेरी और दिल्ली के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो वोट देते हैं। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी को हमेशा से ये अधिकार नहीं दिया गया था कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकें। 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी को पहली बार यह अधिकार दिया गया कि आप जाकर राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है 6 स्टेट्स में, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक आते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स, पंचायत नगरपालिका के मेंबर्स और किसी भी तरीके के नॉमिनेटेड मेंबर्स भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी तरीके का मतदान यहां पर नहीं करते। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका जो बेसिकली वोटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की तरह नहीं होता। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपके गांव में या फिर शहर में पंचायत या नगरपालिका के चुनाव हो रहे हैं और 4 कैंडिडेट ए बी सी डी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो पर्टिकुलर कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है डायरेक्ट इलेक्शन में, भले ही उस सबसे ज्यादा जो जिस कैंडिडेट को वोट मिले अगर 50% से कम भी है तो। उदाहरण के तौर पर ए को मिले 40%, बी को मिले 30%, सी को मिले 20% और डी को मिले 10%, ये टोटल 100% हो गए। यानी कि इसका मतलब हुआ कि ए जिससे सबसे ज्यादा 40% वोट मिले वो इलेक्शन जीत गया। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जिसमें 50% से भी अगर आपको कम वोट मिलते हैं लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा वोट आप ही के हैं तो आप जीत जाते हैं। लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में सिर्फ वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है या वही व्यक्ति आपका चुनाव जीत जाता है जिसे 50% से ज्यादा वोट मिले होते हैं। इसे ही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर एक और चीज समझने की कोशिश करिए कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो प्रेसिडेंट इलेक्शन का जो बेसिकली डेट डिक्लेयर किया जाता है वो अगेन सेंट्रल कमीशन, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, उसी के द्वारा यहां पर किया जाता है। और इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी पहले बात कर ही चुके हैं। यानी कि यहां पर एक चीज ये देखने को मिलती है कि जिसको भी 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे वो पर्टिकुलर पर्सन जो है भारत का राष्ट्रपति हमें यहां पर देखने को मिलेगा। और यहां पर एक और चीज समझने की कोशिश करिए कि भारत के राष्ट्रपति का जो बेसिकली टेन्योर होता है जो 5 साल का होता है, यानी कि बेसिकली इसके बाद भी राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका की तरह नहीं है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन सिर्फ 2 बार ही कोई पर्सन एक मैक्सिमम प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे आप बराक ओबामा देखिए, लगातार 2 बार वो बने, अब वो दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक बार 4 साल के लिए बन चुके हैं, अब दोबारा 4 साल के लिए बने हैं। इसके अलावा ये तीसरी बार कभी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं बनेंगे। यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट का टेन्योर 4 साल का होता है और कोई भी पर्सन मैक्सिमम 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है। भारत के प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का होता है और कोई भी पर्सन कितनी बार भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। और अगर हम लोग टोटल आर्टिकल्स की यहां पर बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 62 तक के जो आर्टिकल्स होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। यहां पर आपके सामने टेबल दी गई है, आप चाहें तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इन सारे के सारे आर्टिकल्स को एक बार पढ़ सकते हैं। तो ये तो बात रही बेसिकली इलेक्शन की। अब हम लोग समझते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद कुछ कंडीशंस होती हैं जो प्रेसिडेंट इंडिया को फॉलो करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर वो किसी भी तरीके का दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। अब यहां पर ये देखिए कि वो किसी भी लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा के मेंबर भी नहीं हो सकते। वैसे तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं क्योंकि पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं। इसके अलावा जितने भी अलाउंसेस, एनुमरेट्स या फिर जितने भी प्रिविलेजेस, कंडीशंस दी जाती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो उन्हें एक्सेप्ट करनी होती है। उन्हें राष्ट्रपति भवन में रहना पड़ता है, जिसके लिए किसी भी तरीके का कोई भी रेंट या चार्ज उनसे नहीं लिया जाता। अब यहां पर अगर हम लोग एक और चीज की बात करें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेसिकली द वैकेंसी। टर्म के बारे में तो हम समझ ही चुके हैं कि 5 साल का होता है। अगर इसके अलावा प्रेसिडेंट को 5 साल से पहले अपना रेजिग्नेशन देना होता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट पे वैकेंसी किस तरीके से आ सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर प्रेसिडेंट का टेन्योर जो है वो खत्म हो जाता है तो उनका जो पद है खाली हो जाता है और फिर वही दोबारा से या कोई नया व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि वो रिजाइन कर दें या फिर उनका इंपीचमेंट कर दिया जाए या फिर ऑफिस के टाइम पे ही उनकी मृत्यु हो जाए, इस पर्टिकुलर रीजन से भी हम लोग देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है
वो बेसिकली अपने पद से पूरी तरीके से हट जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमें जाननी होती है वो है आर्टिकल नंबर 61, यानी इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, हिंदी में जिसे हम राष्ट्रपति का महाभियोग भी कहते हैं। देखिए, वैसे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सिर्फ एक ही वजह से हटाया जा सकता है, अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, यानी कि वो संविधान के अगेंस्ट गए हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन की क्या डेफिनेशन है, ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखी थी, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन दी और यह कहा गया सरकार के द्वारा कि जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को देते हैं वो एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर बाइंडिंग होती है, और अगर ये बाइंडिंग एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं मानते तो इसे ही हम वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वैसे इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को थोड़ा सा लिबरल करने की कोशिश की गई थी मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में, जब मोरारजी देसाई की सरकार ने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 लाया था और उसमें यह कहा गया था कि जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाती है, बाइंडिंग होने के नाते कम से कम एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे रिकंफर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बार वैसी की वैसी एडवाइस दी गई तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उस एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर किसी भी तरीके से राष्ट्रपति, वैसे तो चांसेस कम है, और उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो आज तक किसी राष्ट्रपति का इंपीचमेंट हुआ भी नहीं है भारत में, उम्मीद है कि कभी होगा भी नहीं, क्योंकि भारत की राजनीति का स्तर कभी इतना नहीं गिर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर कभी कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर देता है, तो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों में से किसी एक हाउस में राष्ट्रपति के खिलाफ एक रिजोल्यूशन पास होता है जिसमें टोटल मेंबर्स के 1/4 मेंबर्स यानी 25% मेंबर्स जो हैं वो वायलेशन के लिए बेसिकली रिजोल्यूशन पास करते हैं। जैसे ही ये रिजोल्यूशन 1/4 वोटिंग से पास हो जाता है तो उसके बाद ये रिजोल्यूशन जो है वो स्पीकर या चेयरमैन को दिया जाता है और राष्ट्रपति को 14 डेज की मोहलत दी जाती है, और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही आर्टिकल नंबर 61 के स्पेशल मेजॉरिटी यानी टोटल मेंबर्स के 2/3 वोटिंग के साथ हमें यह देखने को मिलता है कि अगर यह रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसी वक्त उनके पद से हटा दिया जाता है और वो पूरी तरीके से इंपीच हो जाते हैं। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति रहे हैं जो सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक राष्ट्रपति रहे हैं। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में जानना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है और आपके जीएस पेपर 2 के पॉलिटी के कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कलीग यूपीएससी एस्पिरेंट्स तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।